अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सीएसएस की। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एचटीएमएल को समझना होता है। तो हमने एचटीएमएल को इन डिटेल अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि किस तरीके से एचटीएमएल को यूज़ करके हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और उस लेक्चर में हमने कहा था कि इस स्ट्रक्चर की लुक को बेहतर बनाने के लिए हम सीएसएस यूज़ करते हैं। तो आज हम वो तमाम सीएसएस यूज़ भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से हम इस सीएसएस को यूज़ करके अपने एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हम डिटेल डिस्कस करेंगे वो सब सीएसएस है कि सीएसएस बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, किस तरीके से आपकी वेबसाइट की लुक को बेहतर बनाती है, यानी जो यूज़ करने वाला है उसके लिए एक चीज़ जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो और उसके लिए समझना और उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो। फिर हम टाइप्स ऑफ सीएसएस डिस्कस करेंगे कि किस-किस तरह से हम सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम सीएसएस को प्रॉपर अप्लाई करके देखेंगे अपने एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के ऊपर कि किस तरीके से वो उसको बेहतर बनाती है। और फिर हम ये देखेंगे कि एक वीडियो हम किस तरीके से अपने एचटीएमएल के अंदर डाल सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं और किस तरीके से सीएसएस हमें उसको बेहतर तरीके से शो कराने में हेल्प करती है। फिर हम अपना एक पूरा होम पेज डिज़ाइन करेंगे, जो कि टोटली बेस्ड होगा एचटीएमएल और सीएसएस के स्ट्रक्चर पे, जिसमें वो तमाम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो इन दोनों लेक्चर के अंदर हमने लर्न किया। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सीएसएस होता क्या है। सीएसएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, यानी बेसिकली ये एक शीट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टाइलिंग योर वेब पेज। यानी आपके वेब पेज की जितनी भी खूबसूरती है आप कह लें, वो सब आपकी सीएसएस की वजह से होती है, जिसमें आपके टेक्स्ट का कलर कैसा हो, आपके पेज की लुक कैसी हो, टेक्स्ट कौन-सा कहाँ रखना है, कौन-सा सेंटर, कौन-सा लेफ्ट, कौन-सी जो है वो एनिमेशन अप्लाई करनी है। हर चीज़ जितनी भी उसकी लुक एंड फ़ील आ रही होती है, वो सब सीएसएस की वजह से आ रही होती है। एचटीएमएल सिर्फ़ आपको हेल्प करता है एक स्ट्रक्चर बनाने में। इसको आप यूँ समझें कि जैसे हम अगर एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर जब बनता है, तो वो सिर्फ़ एचटीएमएल की तरह का है। एचटीएमएल उस तरह है जिस तरह एक आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर उसके अंदर जब आप ऊपर पेंट करते हैं, कलर करते हैं, उसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेकोरेट करते हैं, तो वो सारी डेकोरेशन जो है वो सीएसएस है। तो जो उसकी लुक आ रही है, जितनी भी वो सब सीएसएस की वजह से है और जो उसका स्ट्रक्चर है कि कहाँ कौन-सी चीज़ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो सब एचटीएमएल आपको बताता है। अब सीएसएस की जो अप्लाई करने के तरीके हैं वो 3 हैं। 3 तरह से हम सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एचटीएमएल के अंदर। उसमें से जो सबसे पहली टाइप आती है वो आती है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, इनलाइन का मतलब क्या होता है कि एचटीएमएल के कोड के अंदर ही, टैग के अंदर ही, उसी लाइन के अंदर हम सीएसएस लिख देते हैं और वो अप्लाई हो जाती है, राइट? सीएसएस में मोस्टली क्या होता है, हम बता रहे होते हैं कलर ये होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ ये होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इसको इटैलिक होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ उसके इन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी एक स्पेसिफ़िक उसकी खूबी या उसका एक स्पेसिफ़िक फ़ीचर। तो इनलाइन सीएसएस में हम क्या करते हैं कि उसकी एक जो वो फ़ीचर होता है, वो उसी टैग के अंदर ही दे देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक स्पेसिफ़िक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है स्टाइल का, क्योंकि हम उसकी स्टाइलिंग कर लें तो हम लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स टू, आप यहाँ ये साइड पे इमेज भी देख सकते हैं जहाँ पर पैराग्राफ का जो पी टैग है उसी के अंदर आपको टैग के अंदर नज़र आ रहा है कि हमने लिखा स्टाइल इक्वल्स टू और उसी के अंदर हमने लिख दिया फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 20 पिक्सल और कलर रेड कर दो। और फिर हमने टैग को क्लोज़ किया, आगे लिखा दिस इज़ पैराग्राफ और उसके बाद पैराग्राफ के टैग को क्लोज़ कर दिया। तो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ इनलाइन सीएसएस कि हमने उसी लाइन के अंदर ही सीएसएस को अप्लाई कर दिया। अब ये डायरेक्टली इस सिर्फ़ इसी वाले जो टैग है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, किसी और टैग के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इनलाइन के अंदर लिखा हुआ है, इसी टैग के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ़ वर्क करेगी इसी टैग के अंदर। तो इसको इस्तेमाल करना इसलिए आसान होता है क्योंकि ये क्विक और ईज़ी होती है। आप वहीं पर जो है वो टैग के अंदर जो करना चाहते हैं वहीं लिख सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि हमने कोई बड़ी वेबसाइट बनानी है या यही मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो फ़ॉन्ट साइज़ और कलर है, ये जितने भी पैराग्राफ के टैग्स हैं या आगे हम मैं जितने भी पैराग्राफ के टैग्स बनाऊँ, उन सब पे भी अप्लाई हो। तो वहाँ पर इनलाइन फिर सीएसएस हमें सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये तो अलग-अलग हर एक के लिए लिखी जाती है। तो उसके लिए फिर हमें दूसरी टाइप्स ऑफ सीएसएस की ज़रूरत पड़ती है,
जो कि हम नेक्स्ट में अभी डिस्कस करेंगे। जी, तो अब बात करते हैं अपनी सेकंड टाइप ऑफ सीएसएस की, जिसे हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस, या इसको एम्बेडेड भी कहा जाता है। एम्बेडेड का मतलब भी यही होता है कि आपकी फ़ाइल के अंदर ही आपने उसे डाल दी है, ठीक है? अब इंटरनल सीएसएस जो है वो भी स्टाइल के टैग के अंदर ही लिखी जाती है, क्योंकि हमारा जितनी भी सीएसएस होती है वो हमेशा स्टाइल के टैग के अंदर, एक स्टाइल का टैग स्टार्टिंग होता है और फिर एक स्टाइल का टैग एंडिंग होता है। आप साइट पे ये इमेज भी देख सकते हैं, राइट? अब इंटरनल सीएसएस वो होती है जो हम अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर हेड के अंदर डालते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर, कि एचटीएमएल के अंदर हम हेड के अंदर अपना मेटा डाटा और जो एक्स्ट्रा हमने इन्फॉर्मेशन देनी होती है ब्राउज़र को, वो डालते हैं। तो उसके अंदर हम स्टाइल का टैग लिख के अपने हेड के टैग के अंदर ही स्टाइल का टैग लिख के उसके अंदर जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ अपने जो हमारा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है उसको देना चाहते हैं, चाहे वो बॉडी को देना चाहते हैं, हेडिंग को देना चाहते हैं, पैराग्राफ को देना चाहते हैं, किसी भी टैग को देना चाहते हैं, वो सारी की सारी हम वहाँ पर लिख देते हैं, राइट? इसको हम अपनी एग्जांपल के अंदर आगे ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये अब अप्लाई करते कैसे-कैसे हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि अच्छा ये हैं कौन-कौन सी जो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप स्टाइल का टैग डालते हैं और उसके अंदर जितने भी आप लिखना चाहते हैं सीएसएस वो आप लिख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे अभी पीछे मैंने आपसे कहा था कि अगर मैंने पैराग्राफ के टैग को कलर रेड देना है और फ़ॉन्ट साइज़ 20 देना है, तो इनलाइन सीएसएस के लिए तो मुझे हर एक के लिए अलग-अलग लिखना पड़ता, क्योंकि वो तो सिर्फ़ एक टैग के लिए अप्लाई हो रहा था। बट अगर यहाँ पर मैं वो पी का टैग लिख के वही सारी प्रॉपर्टीज़ इधर ब्रैकेट में डाल दूँगी, तो वो ऑटोमैटिकली वो तमाम के तमाम पी के टैग जो इस एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर यूज़ हो रहे होंगे, उन सब पे अप्लाई हो जाएँगे। मुझे अलग-अलग अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे, जो कि इनलाइन सीएसएस का इश्यू था, राइट? तो हमारे पास जो इंटरनल सीएसएस है, ये इस तरह तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम एक दफ़ा लिखते हैं और पूरी एचटीएमएल फ़ाइल के अंदर आगे हम जहाँ भी वो टैग यूज़ करेंगे, चाहे वो बॉडी के टैग की बात करें, जैसे हमने पैराग्राफ के टैग की बात की, या अगर हेडिंग की बात करते हैं, वो उन सब पे अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो सिर्फ़ उसी पेज के अंदर ही अप्लाई हो सकते हैं, वो आप किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी जैसे मैंने 3 पेजेज़ बनाए, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का और होम पेज का। तो अगर मैंने होम पेज के अंदर ये स्टाइलिंग डाली है, तो ये सारी स्टाइलिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ होम पेज के ऊपर ही अप्लाई होगी। वो अबाउट अस के पेज के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, राइट? अब इस डिसएडवांटेज का सॉल्यूशन है हमारी थर्ड टाइप, सो लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये एक्सटर्नल सीएसएस हमारी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो कि हमें फेस हो रहा था पिछले सीएसएस में, जो कि हमारी थी इंटरनल सीएसएस, राइट? अब ये है एक्सटर्नल सीएसएस। नाम से पता चल रहा है कि हमने उसको टोटली एक्सटर्नल बना दिया। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? उसे सबसे अलग कर दिया। यानी कि हमने एक अलग से अपनी पूरी सीएसएस की फ़ाइल बनाई और उसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिख देंगे। अब उस सीएसएस फ़ाइल को जहाँ मर्ज़ी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, चाहे आप होम पेज के अंदर यूज़ करें, चाहे कॉन्टैक्ट अस के अंदर करें, चाहे अबाउट अस के अंदर करें। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल सीएसएस वो होती है जो कि हम पूरी एक सेपरेट सीएसएस फ़ाइल बना के और उसको किसी भी जो हमारी एचटीएमएल की फ़ाइल है या एचटीएमएल का पेज है, उसके अंदर हम इंक्लूड करा सकते हैं, एम्बेड करा सकते हैं और फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी पेज के अंदर। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखते हैं कि हम किस तरीके से उसे अपने पेजेस के अंदर इंक्लूड कराएँगे। अगर एक एक्सटर्नल सीएसएस बना दी है तो वो बनेगी कैसे और हम उसे इंक्लूड कैसे कराएँगे। एक्सटर्नल अब सीएसएस को यूज़ कैसे करना है, उसके लिए हमें पहले क्रिएट करनी होगी अपनी एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अब ये एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल क्रिएट करेंगे कैसे? एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल क्रिएट करना इंतहाई आसान है, जिस तरह आप एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट करते हो। अब हमने 2 तरीके डिस्कस किए थे, या तो आप नोटपैड के अंदर कर लो या विजुअल कोड के अंदर कर लो। अगर तो आप नोटपैड के अंदर क्रिएट कर रहे हो, तो जिस तरह आप नोटपैड की एक फ़ाइल क्रिएट करते हो और उसको सेव करते हो, नाम जो रखना है वो डॉट एचटीएमएल, राइट? इसी तरह से अगर आप विजुअल कोड यूज़ कर रहे हो, तो आप टेक्स्ट फ़ाइल ओपन करते हो, उसके अंदर अपना कोड लिखते हो और उसको इसी तरह सेव कर देते हो डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन के साथ, राइट? अब अगर आपने सीएसएस की फ़ाइल सेव करनी है, तब भी आपको इसी तरह एक नई नोटपैड या नया टेक्स्ट फ़ाइल विजुअल कोड के अंदर क्रिएट करना है और उसके बाद उसको सेव कर देना है
आपने जो फ़ाइल का नाम रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टाइल रखना चाहते हैं, तो स्टाइल और उसके आगे लिख देना है डॉट CSS। तो इसका मतलब है अब वो आपकी फ़ाइल, आपका जो वेब ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली उसे CSS की फ़ाइल कंसिडर करेगा। उसके अंदर आप जितनी भी CSS लिखना चाहते हैं, जो आप पेज के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं अपने डिफरेंट पेजेस के ऊपर, जैसे अगर बॉडी के टैग को आप देना चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर बॉडी का जो आपका टैग है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट येलो आना चाहिए, या जो आप देना चाहें वो आप लिख देंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे के सारे पैराग्राफ टैग जो हैं उनमें जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बॉडी और पी का टैग और बॉडी का टैग। तो इट मीन्स अब आप ये वाली स्टाइलिंग की शीट जिस जिस HTML फाइल के अंदर इंक्लूड कराएंगे और यूज़ करेंगे, उसके अंदर आपकी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट येलो होगा, और जितने भी पैराग्राफ के टैग्स होंगे उनके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा होगा उनका कलर ब्लू होगा। ये काम तो हमने कर दिया, CSS फ़ाइल सेव कर दी। अब इस CSS फ़ाइल को उन पेजेस के अंदर इंक्लूड कैसे कराना है? तो इंक्लूड कराने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस भी HTML फ़ाइल के अंदर आप इसको इंक्लूड कराना चाहते हो, उसके हेड के अंदर जाके आप एक लिंक का टैग डालते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये टेक्स्ट में भी गिवन है और साथ इमेज में भी देख सकते हो। वहाँ पर आप लिंक का टैग डालते हो। लिंक के टैग के 3 एट्रीब्यूट यानी उसके 3 फीचर आप बताते हो। पहला चीज़ रिलेशन, यानी ये है क्या, कौन-सी चीज़ है, कौन-सा लिंक है, किस लिए आप लिंक कर रहे हो। तो ये लिंक रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट, यानी उसको पता चल जाए कि अच्छा हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमने स्टाइल्स वगैरह अप्लाई करने हैं। टाइप कौन-सी है, तो टेक्स्ट बैकस्लैश CSS ये हमेशा हम लिखते हैं ताकि उसको पता हो कि इसकी जो टाइप है वो CSS की है, और CSS हम सारा टेक्स्ट के ऊपर या ऊपर जितनी भी हमारी HTML का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये तो हमने सिर्फ़ उसको बता दिया कि अच्छा रिलेशन क्या है, यूज़ कर क्यों रहे हैं, और किस तरह का जो है वो ये डॉक्यूमेंट या फ़ाइल किस तरह की है जो हम इंक्लूड कराना चाह रहे हैं। बट फ़ाइल है कौन-सी, वो हमें लिंक देना पड़ता है। उसके लिए हम href यानी रेफ़रेंस देते हैं, बेसिकली हाइपरलिंक रेफ़रेंस देते हैं। अब यहाँ रेफ़रेंस बेसिकली एड्रेस होता है। अब या तो आपकी जो HTML की फ़ाइल जहाँ पड़ी हुई है, जिस फ़ोल्डर के अंदर, ये CSS फ़ाइल भी वहीं होनी चाहिए, तब ये काम करेगी, वरना आपको पूरा एड्रेस कॉपी करके डालना पड़ेगा, जो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर इमेज के अंदर डिस्कस किया था कि अगर आपका इमेज नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे। तो वो काम मुश्किल होता है, इसलिए हम डेवलपमेंट के अंदर प्रेफ़र करते हैं कि आपकी जहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं वो किसी एक ही फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए, उनकी लोकेशन सेम होनी चाहिए। तो हम जहाँ HTML की फ़ाइल सेव करेंगे, हम CSS की फ़ाइल भी उसी फ़ोल्डर के अंदर सेव करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें सिर्फ़ नाम देना होगा। हम सिर्फ़ क्या देंगे, अब जो भी हमारी फ़ाइल का नाम होगा, जैसे फ़ाइल का नाम था style.css, तो हम सिंपली यहाँ जो है वो अपनी फ़ाइल का नाम लिख देंगे href इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि style.css, और उसके बाद वो तमाम की तमाम जो CSS उस फ़ाइल के अंदर लिखी होगी वो ऑटोमेटिकली इस वाले HTML पेज के अंदर, जिसके अंदर हमने ये लिंक वाली लाइन डाली है, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली इन सब पे अप्लाई हो जाएगी, और हमें जो है वो कोई सेपरेटली किसी के लिए भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं कि आपने कोड लिखना कैसे है। आप कोड नोटपैड में भी लिख सकते हैं, जहाँ भी लिखें, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने पास इस तरह से एक वेब डेवलपमेंट के नाम से या जो आप बनाना चाहें एक फ़ोल्डर बना लें, ठीक है। उस फ़ोल्डर के अंदर आपने, अब जैसे हमने ये वही फ़ोल्डर रखा हुआ है जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने अपनी ये इंडेक्स फ़ाइल बनाई थी। इसी के अंदर हमने जो अपनी कुछ चीज़ें रिक्वायर हैं वो हमने अपनी रखनी है, राइट। ये सिंपल एक फ़ोल्डर है जो डॉक्यूमेंट के अंदर जाके बना दिए। अब हम जितना भी काम करेंगे वो इसके अंदर सेव करेंगे। तो हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो हमने ओपन कर लेना है। जिस तरह सिंपली आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं, सर्च बार में जाएँ, सर्च करें या फिर उसके आइकन पे क्लिक करें, ओपन करें। अब सबसे पहले हम अपने पास ना फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं। कौन सा फ़ोल्डर, यही फ़ोल्डर जो अभी हमने बनाया था। ये आप सामने यहाँ ओपन फ़ोल्डर का ऑप्शन है, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करने के बाद हम अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हमारा वो फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। अब हम जितना भी काम करेंगे हम ऑटोमेटिकली सारा काम इसी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करते जाएंगे। सबसे पहले index.html खोल लेते हैं। ये वो HTML फाइल है जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारा जितना भी काम था वो हमने सारा इसके अंदर सेव किया था, जिसमें हमने ये सारे बेसिक टैग्स डिस्कस किए थे, और हमने देखा था कि हम किस किस तरीके से इन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो है वो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरीके से CSS यूज़ कर सकते हैं अपने इस जो HTML है इसकी लुक को बेहतर बनाने के लिए। तो हम एक काम करते हैं कि इस सारे को जो है वो फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं यहाँ तक, और अपना नया काम शुरू करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस किस तरीके से काम
कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है वो सिंपल एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारे पास खुल गया है। एक हमारे पास डॉक HTML है, हमने लास्ट टाइम बात की थी। ये इसका पर्पस क्या होता है कि ये सिर्फ आपके ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि ये एक HTML की फ़ाइल है, उसके अंदर हमने ये सारी डिस्कशन कर ली थी। अब इसको नाम दे देते हैं, ये हमारे होम पेज का है और इसको टाइटल को होम पेज नहीं कहते, इसको फ़िलहाल कह देते हैं कि क्योंकि हम जो भी पेज बनाने वाले हैं वो मैं एक सिंपल सा पेज बना रही हूँ। लेट्स सपोज़ अगर मुझे अपनी एक वेबसाइट बनानी है चैनल के लिए, तो उसका होम पेज किस तरह का होगा? तो इसका नाम मैं रख लेती हूँ अपने चैनल का नाम, राइट। और ये हमारे पेज का टाइटल भी होगा, ये पेज का टाइटल होगा जो टॉप पे शो होगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं डालती हूँ जी, मैं कहती हूँ मुझे सबसे पहले क्या करना है कि अपना लोगो शो करना है, राइट। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ लोगो मुझे चाहिए पेज के बिल्कुल सेंटर के ऊपर। हम ना एक लेआउट ज़रा बेहतर बना देते हैं। वैसे तो प्रोफेशनल ऑब्वियसली डिफरेंट तरह से यूज़ होते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो लुक उतनी प्रोफेशनल नहीं होगी, लेकिन हम चीज़ें सीखेंगे कि हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मुझे लोगो डालना है। अब लोगो डालने के लिए ऑब्वियसली मुझे इमेज का टैग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो इमेज होता है। इमेज का IMG, हमने इमेज का टैग यूज़ कर लिया। उसके अंदर हमें हमेशा पहले क्या देना होता है, जब भी हम अपना इमेज का टैग लिखते हैं तो उसके अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक SRC सोर्स और एक ऑल्ट टेक्स्ट। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन सोर्स कंपलसरी है, यानी एड्रेस देना होता है। अब एड्रेस देने की मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसका नाम लिख दूँगी। आप यहाँ देख सकते हो ये है मेरा logo.jpg और इसी फ़ोल्डर के अंदर है, तो सिंपल मैं यहाँ लिख देती हूँ जी logo.jpg। वो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन में भी आ गया और अल्टरनेट में दे देते हैं कि लोगो नॉट फाउंड। ये वो टेक्स्ट होगा जब लोगो नहीं आएगा तो यहाँ लिखा आएगा। सो यहाँ पर हमने इमेज डाल लिया। अब मैं चाहती हूँ ये इमेज जो है ना सेंटर में आए, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि हम सेंटर का टैग यूज़ कर लें, ठीक है। और सेंटर के टैग के अंदर अपने इमेज का टैग डाल दें, यानी सेंटर का ये टैग स्टार्ट किया, उसके बाद इमेज का टैग डाला और उसके बाद जो है वो अपना ये सेंटर का टैग डाल दिया। अब इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। एक काम करते हैं, साथ साथ जो है वो आप इसको रन भी करके चेक कर लेते हैं। आप F1 भी प्रेस कर सकते, F5 भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ सामने इसलिए रन कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने कैसे रन करना है। वैसे आप F5 प्रेस करेंगे तब भी ये रन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसला अब क्या आ रहा है कि मेरा जो लोगो है वही ऑलमोस्ट पूरे पेज को कवर कर रहा है, इतना बड़ा आ रहा है। अब इसको छोटा करने के लिए और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मुझे CSS की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर इनलाइन CSS अप्लाई कर लेते हैं। इनलाइन CSS का मतलब क्या है कि मैं इसी के अंदर यहाँ पर स्टाइल का टैग यूज़ करूँगी, जिस तरह हमने बात की थी कि इनलाइन CSS के अंदर हम करते हैं। और इसी के अंदर मैं इसकी वो तमाम प्रॉपर्टीज़ लिख देती हूँ जो कि इनलाइन CSS के थ्रू हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुझे सिर्फ इस इमेज के ऊपर अप्लाई करनी है। तो ज़रूरत नहीं है कि मैं एक्सटर्नल या इंटरनल CSS यूज़ करूँ। आसान तरीका ये है कि मैं इसके लिए जो है वो इनलाइन CSS यूज़ कर लूँ। अब इनलाइन CSS के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर देती हूँ सबसे पहले इसकी विड्थ, ठीक है। और विड्थ दे देते हैं हम 150 पिक्सल, ताकि ये ज़रा छोटा हो जाए। और इसके साथ मैं इसको दे देती हूँ कि जो इसकी हाइट है वो ऑटो कर देते हैं। ऑटो में ये होता है कि वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा कि हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो हम ऑटो दे देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और फीचर बताती हूँ कि अगर मैंने ना इसको सर्कल बनाना हो, यानी इसके बॉर्डर को सर्कुलर शेप देना हो, तो एक हमारा यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स या इसे आप कह लें एट्रीब्यूट होता है जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या करता है, रेडियस को रिड्यूस कर देता है, तो ऑटोमेटिकली वो सर्कुलर शेप से आ जाता है। अगर मैं इसको 50% करूँ तो देखते हैं कि ये किस तरह से सर्कुलर आता है। अब ये हम इसको सेव कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी इमेज कैसे आ रही है। इसको करते हैं सेव और लेट्स सी कि हमारा जो लोगो है वो कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा लोगो जो है वो छोटा हो गया है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये सर्कुलर कैसे है। तो एक काम करते हैं, बॉर्डर भी दे देते हैं हम, और बॉर्डर को हम दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। सॉलिड इसलिए ताकि वो हमें नज़र आए प्रॉपर, और 2 पिक्सल थोड़ा मोटा सा हम, ताकि हमें क्लियर वो नज़र आए। और उसके बाद जो है वो हम इसको सेव करके देखते हैं कि कैसी लुक आती है इसकी। सो हियर यू कैन सी कि अब ये थोड़ा सर्कुलर शेप में हो गया, बॉर्डर भी आ गया और हमारे पास इसका साइज़ भी कम हो गया। तो इस तरीके से हम इनलाइन CSS को यूज़ करके जो है वो
अपने अ, किसी भी टैग को बेहतर बना सकते हैं, उसकी लुक को, उसके फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ हेडिंग ऐड कर देते हैं। हेडिंग ऐड करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ जी FBIAC CS बाय अनम। मैं चाहती हूँ चैनल का नाम आए। उसके बाद मैं यहाँ पर एक P का टैग लगा देती हूँ, उसमें लिखती हूँ आई क्रिएट वीडियोज़ फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 और इसी तरह जो भी हम लिखना चाहें, राइट। और ये हमारा पैराग्राफ टैग हो गया। और यहीं पर अब हमें क्या काम करते हैं कि हम वीडियो भी डाल के देखते हैं कि वीडियो कैसे डालते हैं। देखिए, वीडियो डालने के लिए हमारे पास जो है वो इस तरीके से हम वीडियो का टैग यूज़ करते हैं। और वीडियो के टैग के अंदर भी क्योंकि हमें सोर्स देना होता है, तो सोर्स हमारा क्या होता है, सोर्स होता है हमारा जो कि एड्रेस है, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसी फोल्डर के अंदर एक इंट्रो के नाम से फाइल बनाई हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ इंट्रो, यानी सोर्स बेसिकली एड्रेस है, तो उसका नाम क्या है, intro.mp4। और यहाँ पर हम जो है वो उसके फर्दर कुछ फीचर्स दे सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ कंट्रोल्स ऐड कर दूँ, तो उसके ऊपर सारे कंट्रोल्स अप्लाई हो जाएंगे। कंट्रोल्स अगर हम अप्लाई ना करना चाहें, तो मैं कंट्रोल्स की जगह यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक जैसे म्यूट और ऑटो प्ले और इस तरह के वर्ड्स भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ ऑटो प्ले आएगा, ये ऑटो प्ले स्पेस दे के म्यूट भी लिख सकते हैं, म्यूटेड स्पेस दे के लूप भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो हम अपनी वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि हमारी वीडियो जो है वो विजिबल होती है हमें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो तो आ गई, बट वही बात कि वीडियो का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा आ रहा है। तो अब हम, और बाकी उसी तरह ये हमारे ऊपर टैग आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई CSS नहीं अप्लाई। तो लेट्स अप्लाई दी CSS कि हम किस तरीके से CSS अप्लाई करके इसकी लुक को बेहतर बना सकते हैं और वीडियो को भी बेहतर बना सकते हैं। इसको CSS अप्लाई करके थोड़ा बेहतर बनाना है। एक तो हमारी वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको विड्थ यहीं असाइन कर देते हैं तकरीबन 400 तक, और हाइट असाइन कर देते हैं हम तकरीबन 250 तक। और यहाँ पर अब हम ज़रा और भी CSS देखते हैं ना, कि अभी हम सारी इनलाइन ही किए जा रहे हैं। तो अभी हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर इंटरनल CSS कैसे ऐड होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्टाइल अप्लाई करते हैं, और इसके अंदर मैं एक तो H1 पे अप्लाई करना है, तो सिंपली आपने जिस पे अप्लाई करना होता है ना, उसके ऊपर आप यूँ इस तरीके से उसका नाम लिखते हो जिस टैग के ऊपर अप्लाई करना होता है, और उसके बाद जो है वो आप उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूँ लिख देते हो। दो तरीके और भी होते हैं, क्लास और आईडी वाला, लेकिन वो भी फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करते। फ़िलहाल हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि सिंपली हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्लास और आईडी को बाद में डिस्कस करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जहाँ पर हमें आईडी के थ्रू उन्हें एक्सेस करना होता है या क्लास के थ्रू एक्सेस करना होता है। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ यही समझेंगे कि हम इस टैग के अंदर कैसे कर सकते हैं। अब देखें, मैं चाहती हूँ कि H1 के जितने भी टैग हैं ना, उन सब का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो तकरीबन 36 पिक्सल तक आए। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं H1 का। और मैं चाहती हूँ कि उनका जो कलर है वो आप कलर कोड भी दे सकते हैं। आप जो है वो डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रेड तो नहीं देते, चलिए इसको दे देते हैं यहाँ पर स्काई ब्लू दे देते हैं। और भी फीचर आप देना चाहिए तो दे सकते हैं, फिलहाल इतने काफ़ी हैं। अब हम पी टैग को भी दे देते हैं, पी टैग को भी देते हैं जी फ़ॉन्ट साइज़। चलें फ़ॉन्ट साइज़ इसको दे देते हैं हम तकरीबन 20 पिक्सल। और मार्जिन भी आप देख सकते हैं। मार्जिन ये होता है कि ऊपर नीचे जो है वो उसका कितना स्पेस होनी चाहिए। तो मार्जिन बॉटम दे देते हैं हम 20 पिक्सल्स। टॉप बॉटम हर साइड से आप दे सकते हैं
जिस तरह आप देना चाहिए, जितना आपको ऊपर नीचे से उसकी स्पेसेस असाइन करनी है वो आप दे सकते हैं। तो अब ये चेंजेस करने के बाद देखते हैं कि हमारी जो लुक है उसमें कितना चेंज आया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इस तरह से आ रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा। तो पहले एक काम करते हैं, सबको सेंटर अप्लाई कर देते हैं। इनको भी ये जो सेंटर टैग है ना, इसको यहाँ से करते हैं कट, और यहाँ जाके कर देते हैं पेस्ट, ताकि सारे का सारा सेंटर हो जाए। लेट्स सी कि हमारा ये सेंटर में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी सारी चीज़ें जो है वो अलाइन हो गई हैं, और हमारा सारे का सारा जो है वो सेंटर में आ गया, राइट। लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हमारी वीडियो जो है वो क्लिकेबल नहीं आ रही। वीडियोस जो है वो हमारी क्लिक क्यों नहीं हो रही? तो लेट्स सी कि ये क्लिकेबल कैसे क्रिएट होगी। तो हमारी वीडियो के कंट्रोल्स जो हमारे विजिबल नहीं हैं, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से एक तो हमारा वो हमने पहले हटा दिया जो लिखा था एक, तो इनको भी हटा के ना सीधा सीधा हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि हमारे कंट्रोल्स आ जाए। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं कि क्या हमारे विजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमारी जो वीडियो है उसके कंट्रोल्स आ गए। वेलकम टू FBIAC कंप्यूटर। तो हम इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी तक ये देख लिया कि हम किस तरह से अपना पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने उसको कुछ कलर असाइन कर दिए। एक काम करते हैं, ये जो हमारा पी टैग है ना, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, और इसके अलावा बैकग्राउंड जो बॉडी का है उसको भी चेंज करते हैं CSS के थ्रू। सो लेट्स ऐड बॉडी टैग हियर, और बॉडी को कुछ जो है वो हम फीचर्स असाइन करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं। बैकग्राउंड इमेज के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट URL का टैग यूज़ कर लेते हैं, और इसके अंदर हम URL दे देते हैं। और URL हमारा क्या होगा, नाम। और नाम क्या है, ये मैंने पहले इमेज इसी फोल्डर के अंदर रखी हुई है, background.jpg। अच्छा, यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी पड़ती है हमें। बैकग्राउंड रिपीट को नो करना है, ताकि एक तो वो रिपीट ना करे, नो रिपीट। और एक हमने इसकी बैकग्राउंड जो अटैचमेंट है उसको फिक्स रखना है, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, ताकि वो मूव ना करे। और बाकी जो है वो हम कलर भी असाइन कर सकते हैं, यानी बेसिकली जो सारा कलर हो वो कैसा आना चाहिए उसको हम एक्वा करके देखते हैं। लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है। अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं, सो लेट्स सी कि हमारी वेबसाइट पे कितना डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बाकी सारा काम तो ठीक है, बट हमारी जो इमेज है वो पूरे बैकग्राउंड को कवर नहीं करी, यानी वो सिर्फ एक जितनी साइज़ में है बस उतनी ही आ रही है कॉर्नर के अंदर। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बैकग्राउंड साइज़ की, और उसमें हम लिखते हैं कवर। तो लेट्स सी कि अब ये पूरा कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि अब उसने पूरे बैकग्राउंड को प्रॉपरली कवर कर लिया, यानी ये हमारी इमेज थी बेसिकली। और अब ये इमेज पहले जो बिल्कुल एक कॉर्नर में आ रही थी, अब इसने इसको फुली कवर कर लिया। और जो हमारा टेक्स्ट है पी, आप देख रहे हैं मैंने कलर दिया एक्वा, तो ये हो गया हमारा एक्वा। थोड़ा बहुत ही लाइट से कलर इसके ऊपर लग रहा है, तो हम इसको जो है ना वो ब्लू का शेड दे देते हैं, डार्क ब्लू कर लें। लेकिन ये ये कलर थोड़ा शायद बेहतर, लेकिन लेट्स सी कि हमारा जो है वो ये ठीक है कलर, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने, क्योंकि H1 को तो हमने डिफ़ॉल्ट कलर दिया हुआ था, इस वजह से वो इसका ये वाला कलर आ रहा है, और जो हमारी बाकी टेक्स्ट का कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने लोगों को, H1 को और अपनी इस पेज की लुक को बेहतर बनाया है। पहले ये किस तरह से लग रहा था और अब ये कैसे लग रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है वो बैकग्राउंड में इमेज डाल सकते हैं, लोगो डाल सकते हैं, इस तरीके से वीडियो डाल सकते हैं और इसको बेहतर बना सकते हैं। अब एक काम करते हैं कि जल्दी से एक चीज़ जो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, कि हम एक तो टेबल बना सकते हैं, राइट। अब टेबल कैसे बनता है, हम सिंपल टेबल का टैग यूज़ करते हैं। टेबल के टैग के अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं अपना TH, ठीक है। सबसे पहले जो हमने रो बनानी होती है उसके लिए TR का टैग, TR के अंदर T, हेडिंग के लिए हम जो है वो हेडिंग बेसिकली लगाते हैं। जैसे मैंने हेडिंग देनी है
लेक्चर्स और क्लास, यानी मैं कौन कौन से जो है वो लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर दे देते हैं टॉपिक, और अगला एक और हेडिंग दे देते हैं, उसमें उसको दे देते हैं क्लास, राइट। और अब ये हमारी एक रो होगी, उसमें हेडिंग आ जाएगी एक टॉपिक की और एक क्लास की। अब हमें एक और रो बनानी है, तो हमें फिर टी आर का टैग यूज़ करना होगा, और कॉलम क्योंकि दो हैं तो दो हम कॉलम ऐड कर देंगे। उसके अंदर लेट्स सपोज मैं दे देती हूँ वेब डेवलपमेंट, और एक और कॉलम बना देते हैं उसके अंदर, क्योंकि टॉपिक वेब डेवलपमेंट है और क्लास कौन सी है जी हमारी 9 और 10th। और एक और बना देते हैं टी आर, यानी एक और रो, और उसके अंदर टी डी, तो कॉलम्स, और उसके अंदर लिख देते हैं पाइथन, और वो हमारी किस क्लासेस के लिए है, वो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। तो उसके लिए हम लिख देते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने इस टेबल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर लेट्स सपोज हर रो को और हर जो सेल है उसको बॉर्डर असाइन करना है, तो बजाय इसके कि हर एक के साथ अलग अलग करें, हम इसी स्टाइल के अंदर यहाँ पर ही इन सबको एक्सेस करते हैं। किस किस को एक्सेस करना है, टी एच को एक्सेस करना है, और टी आर को एक्सेस करना है, और टी डी को एक्सेस करना है। और इन सब को क्या दे देना है हमने, इन सब को हमने दे देना है बॉर्डर। तो दे देते हैं अपना बॉर्डर, और बॉर्डर हम दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। और साथ ही साथ हम जो है, अच्छा पहले इसको चलें चेक कर लेते हैं कि ये हमें किस तरीके से जो है वो शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा टेबल है। अब पता नहीं चल रहा कि टेबल की बाउंड्री कौन सी है, तो इट मीन्स कि एक तो हम टेबल की भी बाउंड्री ऐड कर देते हैं, दूसरा हमारा टेक्स्ट बहुत कंजस्टेड है, बॉर्डर के साथ टच हो रहा है, तो इसके लिए हमने पैडिंग यूज़ करते हैं ताकि वो स्पेसेस सेल की दे दे टेक्स्ट की, यानी टेक्स्ट की सेल की बाउंड्री से स्पेसेस असाइन कर दे। तो वो हम तकरीबन दे देते हैं 5 पिक्सल, क्योंकि 5 पिक्सल इज़ इनफ, अदरवाइज आप 10 या 20 भी देख सकते हैं। और प्लस यही सारी चीज़ें हमने अपने टेबल के टैग पे भी अप्लाई करनी है, तो यहाँ टेबल भी लिख देते हैं। और अब इसको सेव करके देखते हैं, और एक काम करते हैं कि जो टेक्स्ट का कलर है ना उसको भी चेंज कर देते हैं, और उसको कर देते हैं डार्क ब्लू, ताकि वो थोड़ा सा विजिबल भी हो जाए। अब उसको चेक करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से आ रहा है। सो हियर यू कैन सी, क्योंकि हमने वीडियो पे टैग के बाद डाला है तो उसके बाद आएगा। अब यहाँ पर हम इसको एक तो मार्जिन भी दे सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऊपर उसके साथ टच हो रहा है। जो बाहर देते हैं इधर जो स्पेस दी जाती है वो मार्जिन कहलाती है, और जो सेल के अंदर होती है ये हमारी पैडिंग दी जाती है, यानी पैडिंग स्पेसिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग ऐड हो गई है। ये अगर मैं इसको ना यहाँ पर इधर ही इसको रखते हैं, और साथ ही जो है इसको चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास, अच्छा चलें इधर इसको यहीं पर 5 की बजाय 10 दे के देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो हमारी स्पेसेस है ना वो इंक्रीज हो गई है। इसका जो है वो हम मार्जिन दे देते हैं, तो मार्जिन हम देते हैं, ओवरऑल मार्जिन दे देते हैं, और वो दे देते हैं 5 पिक्सल दे के देखते हैं, लेट्स सी। सो अब आप देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड हो गई है, राइट। इसको थोड़ा सा बढ़ा के हम कर लेते हैं, तकरीबन 5 की बजाय 10 दे देते हैं, और अब इसको देखते हैं कि ये कैसे देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई है, राइट। जितनी आप बढ़ाते जाएंगे इतनी ज़्यादा होती जाएगी, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा पेज अब हमें नज़र आ रहा है। सो अब एक काम करते हैं कि हम जो है वो ऐड करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी एनिमेशंस, कि एनिमेशन हम CSS के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं, और वो कैसे हम अपनी पेज की लुक को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करते
ऐड करने के लिए हम एक अपनी यूज़ करते हैं यहाँ पर फीचर जिसे हम कहते हैं की फ्रेम। की फ्रेम आप यूँ समझ लें जो ये बताता है कि एनिमेशन में उसने कैसे कैसे काम करना है, यानी 0% पे वो स्टार्टिंग में क्या होगा, फिर जो है वो 50% हाफ में क्या होगा, एंड देन जो है वो 100% पे उसने क्या करना है। और यहाँ उसको कोई नाम दे देते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं उसको नाम दे देती हूँ स्लाइड इन का, क्योंकि हम जी अप्लाई कर रहे हैं टेबल के ऊपर, पर हम कह रहे हैं कि टेबल जो है ना वो स्टार्टिंग में यूँ जैसे स्लाइड करके चीज़ आती है ना सामने विजिबल होती है, उस तरह से हो। अब उसके लिए मैंने उसे कहा कि 0% पे वो क्या करे कि जब वो 0% हो यानी बिल्कुल स्टार्ट हो, तो 0% के ऊपर जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये क्या करे कि एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रांसलेट करे। ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। हम इसमें से ट्रांसलेट एक्स को यूज़ कर लें, आप ट्रांसलेट वाई भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट जेड भी कर सकते हैं, बल्कि ट्रांसलेट जेड करके देखते हैं कैसा होता है, डजेंट मैटर। उसमें ये क्या करे कि -100 यानी -100 काइंड ऑफ लेफ्ट की तरफ मूव करके यूँ विजिबल हो। और जो उसकी ओपेसिटी है वो मैं कर देती हूँ ज़ीरो। ओपेसिटी ये होती है कि उसकी क्लियरेंस यानी ज़ीरो करूँगी ना तो बिल्कुल छुप जाएगा, यानी कुछ भी नज़र नहीं आएगा सामने, और फिर वो आहिस्ता से सामने आएगा। कब आएगा? जब 100% होगा। और 100% उसे क्या कहती हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसको वापस रिवर्स कर दे और वो उसको विजिबल कर दे। और वही ट्रांसलेशन यूज़ करनी है जो पहले यूज़ किया है, जैसे हमने यहाँ पर ट्रांसलेट जेड किया है तो उसको ज़ीरो कर देते हैं कि वो बिल्कुल मतलब ज़ीरो पे आ जाए ट्रांसफॉर्म होके, और ओपेसिटी उसकी क्या कर देते हैं, वो 1 कर देते हैं ताकि वो विजिबल हो जाए। अच्छा, अब क्लियर हो जाए। अब ये अप्लाई किस पे करना है? यहाँ ये तो सिर्फ़ डिफ़ाइन कर दिया ना कि शुरू में क्या रखना है, बाद में क्या रखना है। अब ये जो स्लाइड इन का आइडेंटिफायर है, यानी ये हमें बताएगा कि जिस भी हमने एनिमेशन जिसमें भी ऐड करनी है, चाहे वो मैंने टेबल में ऐड करनी है, किसी स्पेसिफ़िक रो में करनी है, पैराग्राफ में करनी है, उस वाले टैग के अंदर जाके मुझे एनिमेशन ये वाली ऐड करनी है। लेट्स सपोज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने ये ऐड करनी है टेबल जो हमने भी बनाया। तो टेबल के ऊपर अप्लाई करनी है तो यहाँ मैं अलग से टेबल लिख लूँगी। अब टेबल के अंदर क्या करते हैं, तो वो बॉर्डर सारे अलग-अलग आ रहे हैं तो बॉर्डर कोलैप्स यहाँ पर लिख देते हैं कि जो बॉर्डर है ना वो आपस में कोलैप कर जाएँ, यानी कि आपस में जुड़ जाएँ और वो अलग-अलग नज़र ना आएँ जैसे हर सेल के अलग नज़र आ रहे थे। और अब मैंने इसके अंदर क्या ऐड करनी है, एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए मुझे यहाँ पर एनिमेशन की क्लास यूज़ करनी है, तो सिंपली एनिमेशन की क्लास यूज़ करते हैं और यहाँ क्लास बताते हैं कि कौन सी वाली हमारी जी किस पे अप्लाई कर, हमने उसका नाम क्या रखा, स्लाइड इन, तो जो नाम वहाँ रखा वही नाम यहाँ रखते हैं। कितने सेकंड्स के लिए अप्लाई करनी है, 3 सेकंड्स इज़ इनफ। और अब यहाँ पर एक और फीचर होता है कि आपने उसको कैसे अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ईज़ इन एंड आउट, तो इसका मतलब है वो शुरू में आहिस्ता से आएगा, फिर दरमियान में क्लियर होगा, मिडल में और फिर सेंटर होगा, यानी आहिस्ता से वो मूव करके आएगा। इसकी जगह आप इनफाइनाइट, लीनियर इनफाइनाइट लिख सकते हैं, उससे क्या होगा कि वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा। इससे तो बस ये होगा कि स्टार्ट में थोड़ा-सा होगा, फिर सेंटर में एंड देन क्लियर होके ख़त्म हो जाएगा एक दफ़ा, राइट? लेकिन अगर आप यहाँ यूज़ करोगे लीनियर इनफाइनाइट तो वो कंटिन्यूअसली होता जाएगा। एक काम करते हैं, पहले इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है। तो इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि ये कैसे आ रहा है। ओके, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स सी कि हमने इसमें यहाँ पर क्या मिस्टेक की। ओके, सो हमें यहाँ पर हमने सिर्फ -100 लिखा है, हालांकि इसको पिक्सल में या किसी यूनिट में मेजर करके लिखते होते हैं, तो हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं था, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ -100 पिक्सल लिख के इसको सेव करके रिफ्रेश करके चेक करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अपीयर हो रहा है। अब ये हमारी हर क्लिक पे अपीयर हो रहा है, यानी रिफ्रेश पे बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ईज आउट की जगह लीनियर इनफाइनाइट, तो अब ये इनफाइनाइटली करता रहेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एनिमेशन जो है वो लीनियर इनफाइनाइट हो गई है। सिमिलरली हम यहाँ पर z की जगह इसको x करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये क्योंकि z 3D में आता है और x जो है वो हमारा सिंपल एक एक्सिस में आता है, तो लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। अब ये आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं -100 एंड देन 0 पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हो। सो दिस इज़ आवर फाइनल पेज जो हमने एक होम पेज क्रिएट किया, और आप देख सकते हैं कि ये पहले कैसे था और जब हमने CSS अप्लाई की तो उसके बाद ये किस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। सो यही आपके SLO बेस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर की फ्रेम के अंदर ट्रांसफॉर्म, इसके एनिमेशन के अंदर और बहुत कुछ अवेलेबल है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। जितना आप खुद अप्लाई करेंगे इतना आप सीखेंगे।
सेम रूल अप्लाई होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो यही स्टाइल का टैग है इसको यहाँ से हम कट करेंगे और अपनी एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें एक्सटर्नल फाइल बनानी है तो न्यू फाइल हम क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर हम ये अपना सारे का सारा स्टाइल जो हमने अभी जितना भी कोड लिखा था इंटरनल के अंदर वो हम यहाँ ले आए और इस फाइल को अब हम सेव कर देंगे और सेव हमें इसी फोल्डर के अंदर ही करना है। तो हम इसको सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली लोकेशन वही है। हम इसको सेव कर लेते हैं स्टाइल। अब ये CSS है तो हमें .css लिखना है। ये मैं आपसे कह रही थी कि हमें लिखते हुए फिर एक्सटेंशन CSS की लिखनी है। style.css के नाम से इसको सेव कर देते हैं। ये हमारी CSS जो है वो सेव हो गई। अब हम यहाँ पर जो है वो स्टाइल का टैग हटा देते हैं, क्योंकि जब CSS की फाइल होती है उसमें हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सिर्फ हमें इंटरनल के अंदर लिखना होता है। लेकिन अब हमने ये सारा के सारा स्टाइल हम इधर ले आए। अब यहाँ से हमें इसे यहाँ लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हम लिंक का टैग यूज़ करते हैं और उसमें हम अपना रेफरेंस देते हैं जो कि हमारा एड्रेस होता है अपनी CSS फाइल। तो हमारी CSS फाइल का नाम क्या है, style.css। तो हम यहाँ style.css लिख देंगे। अब ये ज़रा ज़्यादा क्लीनर लुक दे रहा है। इसको सेव करते हैं और अब इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ये सही काम कर रहे हैं या हमारे कोई इंटरफेस में इशू तो नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमने इसको एक्सटर्नली लिंक कर दिए। सो हेयर यू कैन सी कि हमारी किसी भी जो कंपोनेंट है पार्ट है उस पर इफेक्ट नहीं आया। हमारी जो आउटपुट है हमें बिल्कुल वैसी ही नज़र आ रही है जैसे पहले नज़र आ रही थी। लेकिन अब हमारा जो कोड है वो ज़्यादा क्लीन हो गया है। क्लीन इन अ सेंस कि अब हमने उसकी पूरी की पूरी यहाँ से जो स्टाइलिंग का कोड था, जो CSS थी, वो यहाँ से उठा के हमने उसको अलग कर दिया और यहाँ पर हमने वो पूरी की पूरी अपनी CSS सेव कर दी। तो इट्स ऑल अप टू योर रिक्वायरमेंट्स कि आप किस तरह से यूज़ करते हो, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी CSS जो है वो टाइप ऑफ CSS यूज़ कर सकते हैं।